नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के बज गए हैं 10 और शुरुआत करते हैं सपा के सुपर प्रचार के साथ। अखिलेश यादव आज 3 जिलों में करेंगे रैली। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी है। सिराथू विधानसभा में चुनावी रैली करते हुए देखे जाएंगे अखिलेश यादव। सपा गठबंधन के प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए वोट की अपील करेंगे, प्रचार करेंगे अखिलेश। अपना दल कमेरावादी की उम्मीदवार हैं पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बहन है, उनके लिए प्रचार करते हुए अखिलेश यादव आज दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर, 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज किस तरीके से सुपर प्रचार अभियान आगे बढ़ेगा समाजवादी पार्टी का, वो आप समझ लीजिए। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव और सिराथू विधानसभा में चुनावी रैली से हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करते हुए अखिलेश दिखाई देंगे। अपना दल कमेरावादी के उम्मीदवार हैं पल्लवी पटेल, जिनके लिए वोट की अपील अखिलेश यादव आज करेंगे। अखिलेश यादव के अलावा आज मायावती बहराइच में प्रचार करने वाली हैं, जबकि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज छठे चरण के लिए गोरखपुर और संत कबीर नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल आज अमेठी में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे, जबकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज और कौशाम्बी के दौरे पर रहने वाले हैं। तो वहीं भाजपा के सहयोगी अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज बाराबंकी और सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। ये बड़ी खबर, अलग अलग तस्वीरें भी आपको चुनाव के हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से आने वाले अगले चुनाव के लिए, अगले फेजेस के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वो आप समझ लीजिए। प्रयागराज, कौशाम्बी में अगले फेज में चुनाव होने हैं 5वें चरण में, और इसीलिए वहां पर अखिलेश आज मौजूद रहेंगे। बहराइच से मायावती हुंकार भरेंगे, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे गोरखपुर, संत कबीर नगर में। बाराबंकी, सुल्तानपुर में मौजूद होंगे अनुप्रिया पटेल और हार्दिक पटेल की मौजूदगी भी आज रहने वाली है अमेठी में। इसके अलावा प्रयागराज, कौशाम्बी के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज यूपी में पीएम मोदी समेत भाजपा के 9 महारथियों की रैली है, जो अलग अलग जगहों पर ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बहराइच में पीएम मोदी की होनी है जनसभा। प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। जेपी नड्डा की मौजूदगी देवरिया, बलिया में होगी। इसके अलावा बलिया में जनसभा करते हुए देखे जाएंगे राजनाथ सिंह। गोरखपुर में भी उनकी रैली होनी है। और आगे बढ़ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भी आज कई हिस्सों के दौरे पर रहने वाले हैं। गोंडा, बहराइच में सभा उनकी होनी है। प्रतापगढ़ में जनसंपर्क जनसभा करते हुए भी दिग्गज आज दिखाई देंगे। वहां पर भी स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। मनोज तिवारी की मौजूदगी भी होने वाली है कुशीनगर में। इसके अलावा सुल्तानपुर में मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे केशव प्रसाद मौर्य, ये जानकारी। और इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी स्मृति ईरानी। ये तमाम स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अलग अलग हिस्सों में संभालेंगे मोर्चा। संगम नगरी प्रयागराज में आज सियासत का सुपर मंगलवार है। प्रयागराज में आज जहां अमित शाह जनसभा रोड शो करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यक्रमों के जरिए उन्हें सियासी तौर पर घेरने की कोशिश में होंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वो इसी प्रीतम नगर के दुर्गा पूजा पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ शहर में कई जगहों पर उनका मेगा रोड शो होगा। अमित शाह के जवाब में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी कार्यक्रम यहां पर है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह, सबसे ज्यादा जोश जो है वो अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम उसी दुर्गा पूजा पार्क में मौजूद हैं, जहां पर अमित शाह की जनसभा होनी है। दोपहर करीब 2:30 बजे अमित शाह यहां पर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शहर उत्तरी और दक्षिणी इलाके में उनका रोड शो होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो इस दुर्गा पूजा पार्क में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम में अभी से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं,
वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में अमित शाह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और देख सकते हैं कि सुबह के वक्त ही कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है। हम जल्दी जल्दी इनसे बात कर लेते हैं, इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए किस तरीके का इंतजार है? अमित शाह जी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। कल हम लोग सभी इंतजाम में लगे थे, झंडे वगैरह लगा रहे थे। रात को 10 बज गए लेकिन फिर भी हम लोग को जूस कम नहीं हुआ। हाँ, सुबह होते ही फिर से उनका इंतजार है। लगता है यहीं पर बैठे रहें और शाम तक का इंतजार करते हैं। बताइए, अमित शाह जी तो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगता है कि यहाँ आने से तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% यहाँ की नहीं, कौशाम्बी और जिला के आसपास भी पूरी 12 सीट प्रतापगढ़ और फतेहपुर सब जगह की तस्वीर बदल जाएगी। किस तरीके से जोश है, उत्साह है आप लोगों के अंदर? बहुत ज़्यादा जोश उत्साह है उनके आने का, अमित शाह जी का। और उनके आने से लोगों में इतना उत्साह हो जाएगा कि एकदम बीजेपी मय हो जाएगा पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। चौथे फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जिन 9 जिलों में मतदान होने हैं उनमें से 4 जिलों को भाजपा ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था। यानी इन जिलों में भाजपा के सभी प्रत्याशियों को अपनी साख बचानी होगी। चौथे चरण में लखनऊ की सरोजनी नगर और कैंट सीट को सबसे हाई प्रोफाइल सीट बताया जा रहा है। तो हरदोई की सदर सीट पर 40 साल से एक ही परिवार का कब्जा है और वहीं लखीमपुर की निघासन सीट भी इस बार बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लखनऊ पहुंची यूपी की लड़ाई। आखिरी किले में कांग्रेस की चढ़ाई। हरदोई का वो किला जहां कभी कमल नहीं खिला। चौथे चरण में 23 फरवरी को जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पिछले चुनाव में 87% सीटों पर कमल खिला था। भाजपा की प्रचंड आंधी में विरोधी दल हवा हो गए थे। अकेले भाजपा ने 59 में से 52 सीटें जीत ली थी, जिसमें से 1 सीट भाजपा की सहयोगी अपना दल को भी मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 4 सीटें पहुंची थी, जबकि कांग्रेस और बसपा 2-2 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल बड़ा है कि 5 साल बाद क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर अखिलेश भाजपा के इस गढ़ में उसे चुनौती देंगे। उत्तर प्रदेश की सलामती के लिए उत्तर प्रदेश को दंगे और आतंकवाद से दंगे और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बाबा बुल्लू कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए। और मैं जानता हूं जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। चौथे चरण की इस जंग में लखनऊ भी शामिल है, जिसका सीधा रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। 2017 में लखनऊ की 9 में से 8 सीट पर भाजपा ने जीत का कमल खिलाया था, लेकिन इस बार लखनऊ की सरोजनी नगर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां भाजपा ने मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को थमा दिया, जिनकी सीधी टक्कर सपा के ही अभिषेक मिश्रा से है। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ की कैंट सीट का है। इस सीट के लिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने दावा ठोका। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक के लिए दावा ठोका, लेकिन बाद में भाजपा ने योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक को यहां से उतार दिया, जिनकी लड़ाई सपा के सुरेंद्र गांधी से है। वहीं इन सबके बीच सबकी निगाहें हरदोई पर भी टिकी हैं। इसकी सदर सीट पर आजादी के बाद से कभी कमल नहीं खिला। यहाँ 40 साल से अग्रवाल फैमिली का कब्जा है। 2017 में जब भाजपा की प्रचंड लहर थी, तब भी ये सीट भाजपा नहीं जीत पाई, लेकिन अब ये फैमिली भाजपा में आ गई है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को भाजपा ने हरदोई सदर सीट से मैदान में उतारा है, जिनके सामने सपा ने पासी समुदाय से आने वाले अनिल वर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए शोभित पाठक को उतारा है। कहने को हरदोई में 8 सीटें हैं, लेकिन सबकी नजर हरदोई की सदर सीट पर है।
यहाँ नरेश अग्रवाल का तिलिस्म तोड़ने के लिए सपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। निर्दोष नागरिक मरते थे, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था। आज मैं कह सकता हूं जब 5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, आज मैं इस बारे में कह सकता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उनकी तो दिहाड़ी 200 रुपए है नहीं, आपकी एक दिहाड़ी में आपकी एक बोतल तेल नहीं आ रही है। आगे क्या कहेंगे कि उनको ये नहीं मालूम कि इतने बेरोजगार बच्चे हैं। इसीलिए तो उन्होंने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं 5 सालों से, क्योंकि उनको तो बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। चौथे चरण की इस जंग में कांग्रेस का वो किला भी शामिल है जो 2017 की जंग में तो बच गया, लेकिन क्या 22 की लड़ाई में बचेगा? क्योंकि इस बार रायबरेली में भाजपा ही नहीं, सपा भी एक एक सीट पर कड़ी चुनौती दे रही। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि रायबरेली की जो 2 सीटें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी, वो दोनों ही विधायक भाजपा में जा चुके हैं। रायबरेली की सदर सीट से भाजपा ने कांग्रेस की बागी अदिति सिंह पर दांव खेला, जिनके सामने कांग्रेस ने मनीष चौहान और सपा ने आरपी यादव को उतारा है। चौथे चरण की लड़ाई में लखीमपुर भी सबसे हॉट जिला है, खास तौर पर निघासन विधानसभा सीट, जिसके सिंहासन पर कौन काबिज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके फैसले में तिकुनिया कांड का भी अहम रोल हो सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर की हिंसा के बाद यहाँ बहुत कुछ बदलने का दावा हो रहा है। इस हॉट सीट पर भाजपा की तरफ से शशांक वर्मा फिर से मैदान में हैं, जिनके सामने सपा ने बसपा से आए RS कुशवाहा पर दांव चला है। अब 23 फरवरी को 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतलब जनता की कसौटी पर कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला जनता के वोट से ही होगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि जिन जिलों में चुनाव दर चुनाव किसी एक दल या एक परिवार का कब्जा था, वो 22 की जंग में ठहरते हैं या मजबूती से डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 2 किलो सोना बरामद हुआ है। 2 यात्रियों के पास से मिला 2 किलो अवैध सोना। ये बड़ी जानकारी। दुबई से करीब 1 करोड़ 20 लाख का सोना दोनों यात्री ला रहे थे। शक होने पर जांच के बाद बरामद हुआ है सोना। एयरपोर्ट पर दोनों को पकड़ा गया। जांच पड़ताल जब की गई तो सोने की बरामदगी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि दुबई से दोनों आ रहे थे। करीब 1 करोड़ 20 लाख का सोना बताया जा रहा है जो बरामद हुआ है। 2 यात्रियों के पास से ये 2 किलो सोना मिला है, जिसके बारे में दोनों से ही लगातार पूछताछ हो रही है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 2 किलो सोना कस्टम के अधिकारियों को बरामद हुआ और 2 यात्रियों के पास से ये सोना मिला है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। क्या और जानकारी इनके पास से मिलती है, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल दोनों को ही हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर यह है, 1 करोड़ 20 लाख का सोना दोनों दुबई से लेकर के यहाँ पहुंचे हुए थे लखनऊ एयरपोर्ट पर। दोनों को जब जांच के लिए बुलाया गया, जांच पड़ताल की गई एयरपोर्ट के भीतर ही, तो ये पैसा, ये सोना मिला है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 20 लाख के करीब। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या जानकारी है दोनों यात्रियों से जुड़ी हुई अभी? देखिए, ये 2 दुबई से यात्री आए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से ये स्मगल कर रहे थे सोना, इन्होंने अपने पैर में पट्टी बांधी हुई थी और ये कहा था कि पैर में फ्रैक्चर है। लेकिन जब ये एयरपोर्ट पर उतरे तो फिर शक हुआ कस्टम के जो अधिकारी हैं और उन्होंने पूरा स्कैनर से इनकी जांच की और उसी जांच में पता चला कि दरअसल कोई फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि ये उसी पट्टी के नीचे इन्होंने ये सोना जो है पूरा बांध रखा था। तकरीबन 2 किलो के आसपास सोना बताया जा रहा है, जिसकी बाजार में इस वक्त कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो उसके बाद तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे और जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसा तो नहीं इसके पहले भी इनके गिरोह के कोई लोग इस तरह से उन्होंने स्मगल किया हो सोना। फिलहाल दोनों को कस्टम ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुभव। पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा।
प्रयागराज से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतीक अहमद के छोटे बेटे अली के खिलाफ 20,000 का इनाम घोषित, ये बड़ी जानकारी। दिसंबर 2021 में करेली थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद 31 दिसंबर 2021 से फरार चल रहा है अली और पुलिस ने नामजद 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत ये इनाम घोषित किया। और अब खबर बरेली से है, जहां एक तारपीन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। इस आग के बाद आसपास के घरों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आग वहां पर धधक रही थी। आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया सुरक्षा के लिहाज से। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में शराबी युवकों ने मोबाइल दुकान में घुसकर मारपीट की। दुकान में मौजूद शख्स के साथ युवकों ने मारपीट की। गाली गलौज भी वहां पर की गई है। मारपीट की घटना अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वहीं पुलिस ने 2 शराबी युवकों को गिरफ्तार भी किया है। ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इन लोगों की तस्वीरें हैं और 2 युवकों को कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अगली जो खबर है वो महोबा से है, जहां एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। परिवार शादी की रस्में अदा करके लौट ही रहा था कि उनके साथ हादसा हो गया। जिस कार में ये परिवार सवार था वो कार हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दूल्हे के भाई की मौत हो गई। दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली शराब कांड में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर है, डीएम ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहरीली शराब कांड में 5 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम ने कर दी है और इसके साथ ही 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ये भी जानकारी मिली है। उनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान गई, जिसकी पुष्टि डीएम ने कर दी है। और इसके अलावा 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। अब तक 11 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी चुनाव के बीच में आजमगढ़ का फिर सुर्खियों में नाम आ गया है और एक बार फिर से शराब कांड को लेकर यहां पर देखिए किस तरीके से मातम पसर गया। शराब कांड की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की जान गई है। ये पुष्टि डीएम ने कर दी है। इसी पर और जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी खुर्रम नोमानी, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। खुर्रम, डीएम ने ये कह दिया है कि 5 लोगों की जान गई है शराब पीने की वजह से, क्या डिटेल्स है? जी हाँ दीपा जी, साफ तरीके से अभी जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ किया है कि अब तक जो मौतों की संख्या है वो 5 पहुंच गई है, लेकिन अभी भी कुछ और संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए उन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और 11 बजे वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं कि इन्होंने, जिला प्रशासन ने ये भी कहा कि हमने कार्रवाई की है, इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर 302 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ साथ 160 एक्साइज एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 160 एक्साइज एक्ट में फांसी की सजा तक निर्धारित की गई है। और जो बीमार लोग हैं उसमें 41 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और वहां पर कुछ लोग आईसीयू में हैं। लेकिन जो भी निजी अस्पताल हैं उनके आईसीयू को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर कोई और भी गंभीरता दिखती है तो वहां भी शिफ्ट किया जा सके। चलिए, शुक्रिया आपका खुर्रम, पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, 5 लोगों की जान गई है, ये डीएम ने पुष्टि की। और भी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। आजमगढ़ में शराब से मौत के बाद एक्शन, प्रतापगढ़ में पुलिस ने छापेमारी की है। बड़ी खबर यह है कि भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद यहां से किया गया है।
चावल से लदे ट्रक से शराब की बरामदगी हुई है। चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ में जब हादसा हुआ, शराब कांड हुआ, उसके बाद से एक्शन में प्रशासन आ गया है। प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने छापेमारी की। खबर यह है कि भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद यहां से किया गया है। और उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसा यहां पर हो गया। यहां रीठा साहिब थाना क्षेत्र के तहत सीमांत ग्रामीण इलाके पत्थर ढूंगा नाम की जगह पर बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। वहां पर रेस्क्यू लगातार चल रहा है। रीठा साहिब थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 13 लोगों की जान गई है। चंपावत से बड़ी खबर है। बारातियों से भरी ये गाड़ी जा रही थी। अचानक से खुशी का माहौल किस तरीके से मातम में बदला, आप देखिए। खाई में गिरी कार और उसके बाद यह हादसा हुआ। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले हादसे को लेकर अपडेट दीजिएगा। 13 लोगों की जान गई है, कितने लोग कुल सवार थे? जी दीपा जी, आपको बताना चाहूंगा, गाड़ी में 13 लोगों के साथ, सवारियों के साथ एक ड्राइवर के होने की बात कही जा रही है, जिसमें कि 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अब तक हो चुकी है। और अभी भी वहां से जो है रेस्क्यू करके लोगों को निकाल के और जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है डेड बॉडियों को, और उसी में प्रशासन अमले लगा हुआ है। जी, ये कहाँ के रहने वाले थे अनुज? ये कहाँ से ये गाड़ी आ रही थी, कहाँ के रहने वाले थे? क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है सभी को लेकर? ये सीमांत एक ककई करके गांव ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से एक बारात आई थी टनकपुर की पंचमुखी धर्मशाला में, और जिसमें कई मेहमान भी थे उनके, बाहर से आए हुए। कुछ हल्द्वानी के निवासी बताए जा रहे हैं, कोई चंपावत मुख्यालय का रहने वाला है। ठीक है अनुज, आप रहिए हमारे साथ। डीआईजी कुमाऊं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीलेश जी, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। नीलेश जी, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिएगा हादसे को लेकर। बहुत बड़ा ये दुखद हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है पूरे हादसे को लेकर? 13 लोगों की जान गई है, इसके अलावा? नहीं, इसमें ना रात में करीब ये शादी खत्म होने के बाद टनकपुर से अपने गांव जो है वो रीठा साहब की और इनके गांव है, तो टनकपुर से रीठा साहब की ओर देर रात चले थे। और जो रास्ता इन्होंने लिया था वो भी थोड़ा सा वैसे मेन रोड नहीं कहलाया जाता, गांव का रोड है, तो इस वजह से जो है ये ड्राइवर की वो रही होगी गलती, तो इस वजह से ये गाड़ी जो है गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 11 की मौत की तो पुष्टि हो गई है, जिसमें और 2 की और बढ़ने की संभावना है उनकी, मतलब वो देखी जा रही है डेड बॉडी। तो अच्छा, अभी नीलेश जी आप ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पुष्टि अभी मौत की हुई है सिर्फ 11 लोगों की जान गई है, आप कह रहे हैं 2 के बारे में अभी जानकारी नहीं है? नहीं, 2 घायल है, ये भी कंफर्म है। 11 लोगों की डेथ हो गई, ये कंफर्म है। 11 डेथ है, 2 घायल है इसमें, और 2 और बढ़ने की संभावना है। अच्छा, वजह क्या हो सकती है नीलेश जी? आप अपनी बात पूरी कीजिए, वजह क्या हो सकती है हादसे की? नहीं, ड्राइवर अभी देर रात चलने की वजह से उसमें शादी ब्याह से जाते हैं, तो ड्राइवर की गलती हो सकती है। वो पूरी बात तो अभी वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में ही आएगी। चलिए, बाकी सभी की शिनाख्तगी हो चुकी है नीलेश जी? नहीं, ये बहुत गहरी खाई में जो है वो गिरी है गाड़ी, तो इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ठीक है, अभी पड़ताल हो रही है आप कह रहे हैं। जल्द ही सभी के बारे में जानकारी हासिल कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए भी, जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपने ये दी। आपने कहा कि 11 लोगों की पुष्टि हुई है मौत की, 2 की हालत गंभीर है, उनके बारे में अभी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की कर लेते हैं। सरयू से संगम तक अग्नि परीक्षा किस तरीके से हो रही है वो आपको समझाते हैं, क्योंकि 4थे फेज की लड़ाई लखनऊ में होनी है। वहीं 5वें फेज की जंग अयोध्या और प्रयागराज जैसे जिलों में होनी है, जिसके लिए 27 फरवरी को 11 जिलों की 61 सीट पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस रण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कल मायावती प्रयागराज में थी तो अखिलेश यादव सुल्तानपुर में थे। वहीं अमित शाह बाराबंकी से अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि चक्रव्यूह के 5वें द्वार को कौन भेदेगा? यूपी का 5वां इम्तिहान, 11 जिलों की 61 सीट का पूरा प्लान। सत्ताईस फरवरी को होगी लड़ाई, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक चढ़ाई।
चौथे चरण का प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन पांचवें चरण की लड़ाई तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह, अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी और मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पांचवें चरण के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आपको बता दें कि पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को यूपी के 11 जिलों की 61 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 25 फरवरी को शाम 6 बजे प्रचार भी खत्म हो जाएगा, यानी प्रचार के लिए अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। सोमवार को जहां अखिलेश यादव अमेठी और सुल्तानपुर में विरोधियों पर हमले बोल रहे थे, तो बाराबंकी से भाजपा के चाणक्य अमित शाह एक साथ सपा और बसपा पर गरज रहे थे। मायावती प्रयागराज की सभी 12 सीटों पर हाथी की रफ्तार बढ़ा रही थी। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से, और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं। बहनों, अगर अखिलेश सरकार आई तो ये जो रोड बन रहे हैं वो बनेंगे क्या? बताओ, बनेंगे? फिर से वो समाजवादी इत्र वाले के वहां करोड़ों रुपयों की नोटों की गड्डियां पकड़ी जाएगी, गड्डियां पकड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। गौरतलब है कि यूपी की चुनावी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही है। इस रेस में कांग्रेस और बसपा पीछे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन बसपा पर आरोप लग रहे हैं कि मायावती इस चुनाव को ठीक तरीके से नहीं लड़ रही, जिस तरह से उन्हें लड़ना चाहिए। क्योंकि प्रयागराज की रैली में भीड़ तो आई, लेकिन उनके बयानों में वो आक्रामकता नहीं दिखी जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। प्रयागराज की जनसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक तीर से कई निशाने साधे। वो सपा और भाजपा दोनों पर खासा हमलावर रही, तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। हालांकि इस जनसभा में एक खास बात ये देखने को मिली कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि जनता से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बोलती रही। वहीं सुल्तानपुर में सोमवार को हाई वोल्टेज जंग देखने को मिली, जहां एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे, उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। जिस दिन आप अक्रम डे को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। पांचवें चरण की लड़ाई में अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जैसे बड़े जिले हैं। इस चरण की जंग में अयोध्या को सियासी सेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका जिक्र भाजपा हर मंच से कर रही है। लेकिन क्या पांचवें चरण की लड़ाई में अयोध्या गेम चेंजर साबित होगा, और होगा तो क्या इसका असर छठे और सातवें चरण में भी होगा? क्योंकि इसके बाद चुनाव पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां से यह तय होगा कि यूपी की सियासी गद्दी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कल चौथे फेज के लिए वोटिंग होनी है। कल रायबरेली में भी वोटिंग होने वाली है। वोटिंग को लेकर कैसी है तैयारी, देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता पंकज सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। चौथे चरण का चुनाव कल रायबरेली में होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां पूरी तैयार हो रही हैं। ये आईटीआई ग्राउंड है, आईटीआई कॉलेज है, जहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो अन्य लोग हैं, यहीं से पूरा तैयार होकर अपने जो मतदान की सामग्री है उसको लेकर यहां से रवाना होंगे। और यहाँ पर जो अपर जिलाधिकारी प्रशासन है अमित कुमार, वो पूरी तरह से यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आरटीओ भी यहाँ पर है, जो गाड़ियों को लेकर पूरी तरह से है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एडीएम अमित कुमार जी हैं कि कितने बूथ हैं, क्या तैयारियां हैं और कितने बजे तक पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी। सर, आज रायबरेली की 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2001 बूथ हैं, और इन 5 विधानसभाओं के जो 2001 बूथ हैं उनके कर्मचारी
हर पोलिंग पार्टी में 4 लोग रहेंगे। लगभग हमारे पास में 8000 कर्मचारी हैं जो आज यहाँ से रवानगी करेंगे। कुल 436 बसों के द्वारा इनको अपने अपने बूथों पर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। हर पोलिंग पार्टी का एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये सारी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थल तक पहुंची। कितने बजे तक पोलिंग पार्टियां यहाँ से निकलने की उम्मीद है और क्या तैयारियां हैं, क्या पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? जो वीवीपैट मशीन है या जो भी चीजें हैं वो क्या सब पूरा कंप्लीट है, सबको हैंडओवर किया चुकी है या नहीं? जो हमारी FLC के बाद सही मशीनें थी उनका रेंडमाइजेशन के बाद में संबंधित विधानसभाओं को अलॉट की गई हैं, फिर बूथ भी अलॉट हुए हैं और कमीशनिंग के दौरान जो बेल के इंजीनियर थे इनके द्वारा चेकिंग की गई। जो मशीनें फिर खराब हुई उनको चेंज कर दिया गया है। रिजर्व मशीनें भी हमारे पास में 20% CU और 40% हमारे पास में वीवीपैट है। अभी जब दोबारा इन लोग को दिया जाएगा हमारे पीठासीन अधिकारी को, तब भी अगर कोई खराबी आती है तो तत्काल उसको हम लोग बदलवा देंगे और आयोग को सूचित भी है और जो निर्वाचन अधिकारी भी है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पोलिंग पार्टियां 2 बजे के बाद रवाना हो जाएंगी। और जो मशीनों की रही बात, मशीनें जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। इंजीनियर भी हैं, छोटी मोटी कमियों को इंजीनियर दूर कर देंगे। बाकी अगर कोई खराब होता है तो 5 मिनट के अंदर मशीनों को तैयार कर दिया जाएगा। मतदान के समय कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। रविंद्र सिंह, ABP गंगा।